अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नहरों वाले मामले पे आसिफ जरदारी साहब कहां खड़े हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका और चाइना के माबैन ट्रेड वॉर जो जारी है उस पर भी तफसीलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के लिए नया खतरा सामने आया है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले आसिफ जरदारी साहब नहरों वाले मामले पे कहां पे खड़े हैं। आपने देखा कि नहरों वाला जो मामला है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा सख्त मौकिफ ले रही है। बिलावल साहब जलसों में खिताब कर रहे हैं, बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कह रही है कि सर कटवा देंगे जनाब, नहर नहीं बनाने देंगे। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि जी आसिफ जरदारी साहब इस वक्त कहां पे हैं। अगर आप देखें गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान एक तरफ से बयानात आए, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की एंगेजमेंट भी हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि जी मामलात को ऐसे हल किया जाएगा, मामलात को वैसे हल किया जाएगा। अब देखते हैं कि ये मामला कैसे हल करते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी साहब, जिन्होंने उस इजलास की सदारत की थी जहां से इलामिया जारी किया गया था कि नहरें हम बना रहे हैं, वो इस वक्त कहां पे हैं। अब जनाब हमें हुकूमत की एक सोर्स ने यह बताया है कि हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये तय पाया है कि आपस में बातचीत भी होगी। पीपल्स पार्टी वाले शायद थोड़ी सख्त बात भी कर दें और हमें वो बात बर्दाश्त करनी पड़े। लेकिन मेन जो खबर यह है कि आसिफ जरदारी साहब जो है इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। आसिफ जरदारी साहब को हुकूमत ने, हुकूमत के दोस्तों ने, सारे जितने भी तादी हैं, उन्होंने कहा यह तो नहीं हो सकता कि आप हमारे वोटों से सदर भी बने हो और सारे प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हो। आप फॉर्म 47 का ताना देते हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो फॉर्म 47 का ताना देते हैं नून लीग को, उन्हीं फॉर्म 47 के मुबैना वोटों से ही तो आसिफ जरदारी साहब सदर बने हुए। तो अब खबर असल में यह है कि आसिफ जरदारी साहब, जिनकी सदारत के मौके के ऊपर भी जियो भुट्टो के नारे लगते हैं, प्रेसिडेंसी के अंदर नारे लगते हैं, पार्लियामेंट के अंदर नारे लगते हैं, वो आसिफ जरदारी सिंध की नहरों के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, ये हुकूमती दोस्त कह रहे हैं। अब ये बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब के लिए। जब गुज़िश्ता रात मेरी बात हो रही थी एक हुकूमती शख्सियत से, तो मैंने उनको कहा ऐसे कैसे हो सकता है आसिफ जरदारी। उन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी साहब ने तो उस जलसे में भी शिरकत नहीं की, जलसे में उन्होंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा जी वो तो बीमार थे, उनकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत नासाज थी, इस वजह से वो नहीं कर सके और वैसे भी सदर ममलिकत हैं वो। उन्होंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि हमें कहा है, हमारे इत्तेहादियों को कहा है, हमारे दोस्तों को ये कहा है कि हम इस पे, मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा, बाकी हमने सियासत करनी है वो तो चलती रहेगी। बिलावल साहब बयान देते रहेंगे, आप एंगेजमेंट की भी बात करते रहें, मामले को थोड़ा हम आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे। अब बड़ा चैलेंज ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है, सदर आसिफ जरदारी के लिए है, जिन्होंने सिंध के नाम पे इतना, जिसे आप कह सकते हैं वो सियासी बयानिया बनाया और सब कुछ जो कुछ भी है वो हमारे सामने है। अब ये कहा जा रहा है कि सदर आसिफ जरदारी इन नहरों के मामले के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने अपने खिताब के दौरान उस पर तहफुजात का इजहार किया था, लेकिन वो किसी जलसे में उसके बाद से अभी तक उन्होंने शिरकत नहीं की। माजी में जब वो सदर थे तो मोहतरमा बीबी शहीद की बरसी हो या दीगर मामलात हो तो आसिफ जरदारी साहब जलसों में भी जाते थे। आसिफ जरदारी साहब दीगर जगहों पे भी खिताब करते थे, अपने वर्कर्स से भी बात करते थे। तो अब हुकूमत ये कह रही है कि जी आसिफ जरदारी साहब ने इस मामले के ऊपर चुप साध ली है और वो चुप करके बैठेंगे। बाकी उनकी जमात जो है वो छोटी मोटी फायरिंग वगैरह इधर उधर से करते रहेगी और फिर देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। तो अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो हुकूमती दोस्त दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे MNA अगले चंद माह के दौरान फारिग हो सकते हैं। आपको पता है याहिया अफरीदी साहब ने 9 मई के केसेस के हवाले से कहा है कि 4 माह में इनके फैसले किए जाएं। अगर 4 माह में फैसले होते हैं तो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं जिनके ऊपर 9 मई के हवाले से मुकदमात हैं, वो अदालतों में भी पेश हो रहे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। अगर उन सब के मुकदमात के फैसले हो जाते हैं और फैसला पहली अदालत ही जनाब मिसाल के तौर पे उनको गिल्टी कह देती है, उनको कोई सजा सुना देती है, तो वो नाअहल हो जाएंगे, वो सारे फारिग हो जाएंगे, फिर वो अपील में जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो सकती है। सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं असनात मलिक साहब, उन्होंने भी अपने व्लॉग के अंदर इस चीज का जिक्र किया, ये सामने आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का ये फैसला अफसोसनाक है कि 4 माह में 9 मई के ट्रायल्स का फैसला किया जाए। PTI अब भूल जाए कि इसे अदलिया से रिलीफ मिलेगा, ख्वाह वो हाई कोर्ट्स हों या निचली अदालतें। अब इन्हें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बेहतर करना पड़ेगी। हुकूमत को बहुत बड़ा मौका मिला है कि बहुत से लोगों का
ख्याल है कि पीटीआई के बहुत से एमएनएस फारिग हो जाएंगे, तो वो भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। असनाद मलिक साहब अपनी इस रिपोर्ट के अंदर, अपने इस खबर के अंदर, अपने इस तजिए के अंदर, और हुकूमत को तो यकीनन मौका मिला होगा। आपने देखा कि शेख रशीद साहब भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि पहले ना लोगों को जमानतें दी जा रही हैं, 2-2 साल से लोग जेल में हैं, और फिर जिस किस्म के शवाहिद हैं, शवाहिद बाद में पता चलते हैं कि क्या है, निचली अदालत से तो सजा हो जाती है। पहले ये था कि हाई कोर्ट से और जो आपकी जिसे कह सकते हैं आला अदलिया, उधर से कोई रिलीफ वगैरह मिल जाता था। अब वो मामला भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद काफी हद तक जो है उसमें भी उस तरह के मामलात नहीं हैं, और उस पर भी काफी ज्यादा तनकीद वगैरह होती है। पर एनीवे, अगले चंद माह के दौरान अगर इनको सजाएं हो जाती हैं तो ये एमएनएस फारिग हो जाएंगे। उमर अयूब साहब की वो सीट वाला जो केस है उसको भी दोबारा खोल लिया गया है कि जी वहां पे धांधली हुई या नहीं हुई। कल ही बैरिस्टर अबूजर जो सलमान नियाजी हैं, उन्होंने जो उमर अयूब साहब का मुखालिफ कैंडिडेट हैं, उस मुखालिफ कैंडिडेट ने ना सिर्फ अपनी शिकस्त तस्लीम की बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर उसका ऐलान भी किया कि जी हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अब वही केस खोल दिया गया है। बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब ने वो उनका सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम और ट्वीट के अंदर वो सारी चीजें जिक्र की हुई थी कि ये बुनियादी तौर पर दबाव डालने की कोशिश है कि उमर अयूब साहब की सीट उनसे ले ली जाएगी, और वो जिस किस्म के बयान देते हैं, जिस किस्म का वो हुकूमत के हवाले से उनका रवैया है, शायद वो हुकूमत को पसंद नहीं है, तो इस वजह से हुकूमत ये सब कुछ करना चाहती है। पर एनीवे, अब देखते हैं कि अगले चंद माह के दौरान क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वैसे इस वक्त मुल्क के जो चीफ जस्टिस हैं वो याहिया अफरीदी साहब नहीं है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनसे हलफ लिया था। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि बहुत सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि मंसूर अली शाह साहब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखें जी, 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अब ना वो फुल कोर्ट रहा है, बहुत सारे नए जजेस आ गए हैं माशाल्लाह। काफी बड़ी तादाद में अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस मौजूद हैं। हाई कोर्ट्स के अंदर जो मामलात हैं वो भी हमारे सामने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस किस्म की बात होगी जिस किस्म के एडवेंचर की वो तवक्को करते हैं बहुत सारे लोग। मैंने कल भी अपने व्लॉग में अर्ज की थी कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आइन कानून के मुताबिक चलने वाले जज हैं। जो भी आईनी कानूनी बात होगी, गहरी बात होगी, वो करते हैं। कोई इस किस्म की एकदम से कोई खलबली मिट जाए, वो मुझे होती भी नजर नहीं आ रही कि वो हुकूमत को लाइन हाजिर कर लें। अच्छा जी, हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वक्त तो इस वक्त पाकिस्तान की मैशत को दुरुस्त करने पर बेहतरीन काम कर रही है। पाकिस्तान और रवांडा में ताल्लुकात में पेशरफ्त, सरमायाकारी समेत दीगर मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। अब रवांडा एक अफ्रीका का मुल्क है, उनके साथ भी हमारी जो है सरमायाकारी में इजाफे की बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान और रवांडा के जो ताल्लुकात हैं उसमें नई पेशरफ्त के तहत दोनों ममालिक के माबैन सरमायाकारी समेत दीगर जो मुफाहमती यादाश्तें हैं उन पर दस्तखत किए गए। वैसे पाकिस्तान रवांडा से कुछ चीजें वगैरह खरीदता है, और रवांडा इतना कोई बेचारा अमीर मुल्क तो नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अफ्रीका का मुल्क है, वहां पे मिनरल्स भी हैं, वहां पे चाय की पत्ती होती है, वो भी वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन इन सारी बातों की जो भी उनकी इकोनॉमी की हालत है, जो हमारी इकोनॉमी की हालत है कि अब रवांडा के साथ भी हमारी मुफाहमती यादाश्तें हो रही हैं। सारे ममालिक के साथ आपका ट्रेड होता है, और रवांडा ये चाहता है कि पाकिस्तानी आए और आके रवांडा में बिजनेस करें। और बहुत सारे पाकिस्तानी, आपको पता है, खबरें हैं कि वो अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है जी मलेशिया जा रहे हैं, कोई कह रहा है दुबई जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी वो यूरोप जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। आपको काफी इंडस्ट्री, जो मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्री है, उसमें मसाइल का सामना है, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, दीगर हो, वो सारी चीजें गाय बगाए रिपोर्ट होती रहती हैं। पर जो रवांडा एक अफ्रीकी मुल्क है और उसकी मैशत के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जाता है, लेकिन गुर्बत भी वहां पे बहुत है, बहुत सारे मसाइल हैं। पर बड़ी खबर यह है कि रवांडा की जो मैशत है इस वक्त, उसका जो ग्रोथ रेट है वो 2024 में 9% से ज्यादा रहा। जी हाँ जी, वो रवांडा जो खबर पढ़ के बहुत सारे आप जैसे जो दोस्त हैं और दीगर हमारे अहबाब हैं वो ठट्ठे लेंगे, जी रवांडा के साथ हमने क्या करना। भाई, रवांडा वाले भी अपनी मैशत ऐसे चला रहे हैं कि उनकी जो ग्रोथ, उनकी जो तरक्की की शरह है वो 9% से ज्यादा थी गुज़िश्ता बरस। हमारी क्या थी, 1% भी नहीं थी। वो 2022 तक थी 6%, जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ। जब से ये तजर्बाकार आए हैं तब से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो किस जगह पे, वो सबको पता है। लेकिन असल खबर ये है कि रवांडा की जो मैशत है वो, जब मैंने ये पढ़ी चीज तो मैंने फिर रवांडा की मैशत के हवाले से पढ़ना शुरू किया, देखा तो वो जनाब बाकी चीजें तो मुझे कोई उसमें समझ नहीं आई, पर ये देख के मुझे भी हैरत हुई कि उनका ग्रोथ रेट भी 9% से ज्यादा रहा 2024 में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ये तजर्बाकार हैं, जिन्होंने एक टारगेट
दिया हुआ है कि जनाब ये 27 तक इतना अचीव कर लेंगे, तो ये कोई ज्यादा अचीव ना करें। मतलब अगर ये 2027 तक 6% भी अचीव कर लें तो वो भी बड़ी कामयाबी होगी। जिस जगह पे इनको मिली थी इकोनॉमी, 6% ग्रोथ पे इकोनॉमी मिली थी 2022 में, अब अगर 5 साल के बाद ये दोबारा 6% पे आ जाएंगे तो वो बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी तजर्बाकारी है और कैसे बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड वॉर या फिर तजारती जंग जो है वो जारी है। चाइना ने इतना टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ये कह रहा है कि जी हमने टैरिफ को अब 245% पे कर दिया। लेकिन इसमें ज्यादा नुकसान किसका हो सकता है? अभी जो खबर आ रही है कि अमेरिकी कंपनी बोइंग, जिसको ऑर्डर्स दिए हुए थे चाइना की एयरलाइन ने कि हम आपसे त्यारे वगैरह खरीदेंगे, अब 2 त्यारे वापस भिजवा दिए गए क्योंकि टैरिफ इतने ज्यादा लगा दिए हैं चाइना ने भी कि उतने टैरिफ बर्दाश्त नहीं हो सकते और इससे अब अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है। और दूसरी जो बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो बड़ी समझने वाली चीज है। अब जो चाइना का सदर है उसने पूरे चाइना के दौरे नहीं किए थे और कहा था कि मैं अंडे भी सस्ते कर दूंगा, मुझे आप वोट दें तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो बड़े प्रोमिस करके नहीं आया था। लेकिन अमेरिका का सदर तो कहता था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा तो ये चीज भी सस्ती हो जाएगी, वो चीज भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन अब तक का जो इफेक्ट है, अमेरिका में भी चीजें महंगी होना शुरू हो गई हैं और जो उनकी इंडस्ट्री है, चाइना अब जिस तरीके से उनकी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है अमेरिका को, वो ज्यादातर वो इंडस्ट्री है जो रूरल इंडस्ट्री है, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर भी है, दीगर चीजें भी हैं। जो वोट बैंक है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको भी एक तरह से धचका लग रहा है और ट्रंप साहब के लिए मुसीबत बनी हुई है। अब वो बार बार कह रहे हैं शी जिनपिंग जो है वो बड़ा अक्लमंद आदमी है, वो ऑनरेबल आदमी है, बड़ा प्राउड आदमी है। अब वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं और वो जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है, वो अब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो खातून है, वो इस तरह की बात करती हैं जैसे वो पूरे दुनिया की क्लास मॉनिटर हैं और वो ऐसे सहाफियों से भी ऐसे बात करती हैं। पर एनीवे वो भी कह रही है कि जी हम किसी भी मुल्क को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करेंगे, सारे मुल्क एक जैसे हैं, चाइना भी वैसा ही है। भाई ऐसा तो नहीं है ना, जैसा वियतनाम है वैसा चाइना तो नहीं है, जैसा जो है पाकिस्तान है वैसा चाइना तो नहीं है, जैसे रवांडा है वैसा चाइना तो नहीं है। चाइना एक ग्लोबल पावर है, चाइना एक मिलिट्री पावर है, चाइना एक इकोनॉमिक पावर है और दुनिया भर का ट्रेड जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। तो चाइना भी आगे से रिटेलिएट कर रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा अब सुबकी हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप को। और उनकी जो टीम है वो इस चीज को भी देख रही है और वो शायद उनको भी ये चीज समझ आ जाए कि जनाब लॉन्ग टर्म हमें इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए कि अब तक जो भी किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, उससे चाइना की इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो कुछ भी हो रही है वो पीआर है। अच्छा जी 100% टैरिफ कर दिया, 200% कर दिया, 245% कर दिया। ये उन लोगों को, कानून को तो ये चीजें अच्छी लगती हैं जो इकोनॉमी को नहीं समझते, जो ट्रेड को नहीं समझते, जो टैरिफ्स को नहीं समझते। वो तो कहते हैं देखो जी देखो ट्रंप तो बड़ा जड़ा है, ट्रंप ने जनाब ये कर दिया। पर मसला ये है कि उसकी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें, कॉम्प्लिकेटेड चीजें, जिससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा। और अब चाइना ने तो आलमी सतह के ऊपर वार्निंग भी दे दी है। उसने कहा कि अगर किसी और मुल्क ने अमेरिका के साथ मिलकर ज्यादा जो है वो ताबेदारी करने की कोशिश की तो जनाब आपको भी हम टारगेट करेंगे। चाइना ने दीगर ममालिक को बाकायदा ये वार्निंग दे दी है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके साथ क्लूजन करें और आप जनाब उनके साथ मिलके हमारे जो लिए कोई मसाइल पैदा करने की कोशिश करें। जैसा आपका सलूक होगा फिर हम भी आपके साथ वैसा करेंगे। तो ये चीजें अब उस तरफ जा रही हैं। दूसरी जानिब अब अमेरिका की कोशिश है कि भारत के साथ जो तजारती मुआहदा है उसको, जो तजारत होती है उसके ऊपर भी बात हो। जेडी वैंस साहब जो हैं वो गालिबन 3, 4 या 5 रोजा दौरे के ऊपर भारत में मौजूद हैं। वहां पे इकोनॉमी पे बात होगी, ट्रेड पे बात होगी। उसके अलावा वैसे जो उनकी वाइफ हैं वो भी भारतीय निजात हैं, उधर उनकी पर्सनल एंगेजमेंट्स वगैरह भी होंगी। कुछ जगहों पे वो जो आम वहां के भारतीय शहरी हैं उनके साथ भी उनकी एंगेजमेंट होगी। वो मेरे मुल्क से पाकिस्तानी शहरी निकल गया गलती से, अब वो इधर नहीं आ रहे जी। वैसे बनता तो यही है कि अगर खित्ते में अमेरिका का नायब सदर आ रहा है तो वो पाकिस्तान का भी दौरा कर लेता है। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है आज, पाकिस्तान के हवाले से वो जो बात होती है वहां पे आप देखें ना जी, वहां पे ट्रेड की बात करने जेडी वैंस जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास जेंट्री साहब आते हैं, जेंट्री बीच,
और थोड़ा सा फर्क है जेंट्री बीच में और जेडी वेंस में, अमेरिका के नायब सदर में। एनीवे, अमेरिका को तहफुजात हैं चीन के हवाले से, और चीन को कर्टेल करने के लिए यकीनन वो भारत को ऑन बोर्ड लेना चाहता है, भारत को अपनी साइड पे रखना चाहता है, और भारत को वो इंपॉर्टेंस भी देता है। क्यों इंपॉर्टेंस देता है? भारत के साइज की वजह से और भारत की इकोनॉमी की वजह से। देखें ना जी, भारत कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर तो नहीं है, वो ऑल दो जो मर्जी कहते रहे, हम एक छोटा सा मुल्क है। हमने 70 सालों में कोई भारत को, वो जिसे आप कह सकते हैं उनकी डोमिनेंस मानी? हमने नहीं मानी डोमिनेंस। तो भारत कोई मिलिट्री सुपर पावर तो नहीं है, ना ही वो चाइना के आगे कुछ है। भारत तो चाइना के आगे मेरा नहीं ख्याल कि 10 दिन भी खड़ा हो सकता है। असल जो भारत के पास पावर है वो उसकी इकोनॉमी है, जिस तरीके से उनकी मैशत चल रही है, और इसी वजह से उसी से बेनिफिट उठाना चाहता है अमेरिका, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है भारत की इकोनॉमी को। और ये एक बड़ा लेसन है कि जब तक मुल्क की इकोनॉमी मजबूत ना हो तो फिर कोई आपकी वो आलमी सतह पे उस तरह इज्जत भी नहीं होती है। और ये उसकी वाज़ेह मिसाल है कि जेडी वेंस आज भारत में मौजूद है लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र भी नहीं कर रहे। हाँ, इस दौरे के दौरान भारत के अंदर मौजूद वो जो इंतहा पसंद माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन जरूर करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम जरूर लगाएंगे। वो उनमें भी ऐसे लोग हैं ये इतने कुनजैन और कितने छोटे लोग हैं कि बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो छोटी से छोटी बात करते हैं। याद होगा कि इमरान खान साहब गए हुए थे तो वहां पे उसमें सेंट्रल एशिया में एक हो रही थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें भारत के सरकारी वहां पे रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि जी वो आतंकवाद और जो है वो डायलॉग एक साथ कैसे चल सकता है। तो वहां पे पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि जी बिल्कुल ठीक आपने बात की, आतंकवाद वही है जो आप लोग करवाते हैं, जो कुलभूषण की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर होता है, दीगर शक्लों के अंदर पाकिस्तान के अंदर होता है। तो हम भी यही कह रहे हैं, आतंकवाद आप अपना बंद करें और आपकी जो RSS की जो इंतहा पसंदी की मेंटालिटी है उसको खत्म करें ताकि ताल्लुकात बेहतर किए जाए। पर जेडी वैंस का वहां पे जाना एक बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान की अब कितनी इंपॉर्टेंस है, माजी में अक्सर ये होता था कि कोई अमेरिका का वजीर खारजा वहां पे जाता है तो वो पाकिस्तान का भी दौरा कर लेता था। इवन के क्लिंटन जब भारत गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान का भी खड़े खड़े एक दौरा कर ही लिया था। लेकिन अब जेडी वैंस साहब जो है क्या पाकिस्तान आएंगे? मुझे नहीं लगता, ना ही कोई ऐसा दौरा शेड्यूल है। अब जेंट्री बीच साहब कब वापस आएंगे वो भी नहीं पता। वो काफी यहाँ पे वादे वूदे करके गए थे कि बड़ी वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो जेडी वैंस का तो नहीं पता, पर वो जेंट्री बीच यहाँ पे आए थे। अब वो दोबारा कब आते हैं हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। गजा में जो इसराइल के जंगी जराइम है उनकी एक तवील फहरिस्त है। उसमें से एक जुर्म ऐसा भी है जहां पे एड वर्कर्स को, जो वहां पे एम्बुलेंस चलाने वाले दीगर जो वर्कर्स हैं उनको निशाना बनाया गया और 15 इमरजेंसी वर्कर्स को वहां पे शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। और उसके ऊपर दुनिया भर में एक अप्रोर भी हुई, बड़ी तनकीद हुई। अब इसराइल की जो आर्मी है, IDF जो है इसराइली डिफेंस फोर्स है, उन्होंने जनाब एक इंक्वायरी की है और उन्होंने कहा जी प्रोफेशनल फेलियर्स हो गए थे और प्रोफेशनल फेलियर्स की वजह से जनाब ये इमरजेंसी वर्कर्स मारे गए। और अब हम इनको जनाब अपना जो हमारा उधर कमांडिंग अफसर था उसकी कोई रेप्रीमांड वगैरह उसको मिलेगा, उसको उसकी ओहदे से अलहदा कर दिया जाएगा। अब इतना बड़ा जंगी जुर्म हुआ, क्या ये जनाब वैसे ही हो गया? नहीं, ये एक माइंड सेट है कि जनाब किसी लाइफ की वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। और ये वो एक तरह से कन्वे करना चाहते हैं। वो चाहते क्या है? बुनियादी तौर पे वो ये चाहते हैं कि इतनी मायूसी क्रिएट कर दी जाए, इतनी मायूसी क्रिएट कर दी जाए कि लोग इस तरह की बातें करना शुरू हो जाएं कि जनाब ये तो सारे फलस्तीनी मार दिए जाएंगे, इनको मुसलमान ममालिक में भेज दिया जाए, इनको उधर भेज दिया जाए। क्यों भाई? किसी के बाप का मुल्क है, फलस्तीनियों का मुल्क है। 2 स्टेट सोल्यूशन की अगर आप बात करते हैं, चले उस पर बात हो सकती है, किसी और तीसरी चीज पे बात हो सकती है। अब तो आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब पहले इतना सा होता था, इसराइल और सारा एरिया फलस्तीन का था, लेकिन ओवर द ईयर्स वो किस तरह वो कब्जा करते गए और अब बात यहां तक आ गई। पहले 2 रियासती हल की बात होती थी, अब ये कहा जा रहा है कि जनाब सारे वहां से गजा से जितने भी फलस्तीनी हो उनको निकाल दिया जाए, दूसरे ममालिक में भेज दिया जाए और जनाब वो सारा आलमी सतह की वहां पे कोई चीज बना दी जाए जहां पे डिफरेंट ममालिक का कंट्रोल हो। तो वो बुनियादी तौर पे मकसद क्या है कि मायूसी क्रिएट करना, एक ऐसी मायूसी क्रिएट करना कि जिसके पर लोग कहें कि जी अब तो कोई हल नहीं निकल सकता। और फिर जो आलमी ताकतें हैं उनका इसमें जो किरदार है वो भी सबके सामने है। बड़ा इंतहाई मायूस कुन किरदार है। गुज़िश्ता रोज गजा के हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी रैली हुई, जमात इस्लामी वालों की, एक अच्छा शो था और सॉलिडेरिटी का उन्होंने इजहार किया। लेकिन अगर आप देखें फलस्तीनियों के लिए कहीं पे अगर मुजाहरे हुए, दुनिया भर में सबसे बड़े मुजाहरे हुए, तो वो किसी मुसलमान मुल्क में नहीं हुए।
वो जनाब आपको यूरोप में होते हुए नजर आते हैं। अब हमने देखा बांग्लादेश वगैरह में और कुछ इधर उधर मुजाहरे हुए हैं, लेकिन ओवर जो कॉन्स्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली जो चीज होती रही है, जहां पे बड़े मुजाहरे होते रहे हैं और हुकूमत ने उसमें कोई रुकावट नहीं डाली, हुकूमत ने इजाजत दी, वो यूरोपीय कैपिटल्स हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, वहां पे हुए। बाकी आप मशरक़ वस्ता में देख लें, आप ले लें, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, आप मशरक़ वस्ता के ममालिक के नाम लें, खलीजी ममालिक के, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, दीगर ममालिक की, बता दें कि जी इस अरब मुल्क में इतने लाख बंदा बाहर निकला था और वहां पे इसराइल के खिलाफ कोई मुजाहरा हुआ था। तो जो हालात हैं वो हमारे सामने ही हैं। पर ये जनाब वो ये कह रहे हैं कि जी प्रोफेशनल फेलियर हो गया, ये लोगों को, अवाम को, पूरी दुनिया को जनाब ये क्या समझते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको हमायत हासिल है दुनिया के बड़े बड़े जो इंसानी हकूक के चैंपियंस हैं उनकी, बड़ी बड़ी ताकतों की। तो इस पे भी क्या होगा, होगा तो कुछ भी नहीं। पर ये इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना, इस चीज को सामने लेके आना, ये बड़ा जरूरी है। और ये जहां पे भी हो, मीडिया तो अपनी कोशिश करता ही है, मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है दुनिया भर में, लेकिन एट द सेम टाइम इस पे अब तक आलमी जो रिएक्शन जिस तरह का आना चाहिए था वो हमें उस तरह नजर नहीं आता। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।